आज का ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है और जनरली इस तरह के वीडियोस हम बनाते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ है उसमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बजाय जहां पर लोग वहां से डिस्काउंट पर शेयर सेल करके भाग रहे हैं, तो वो देखकर लगा कि ऐसा कुछ वीडियो बना लेना चाहिए। तो शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें करने वाला हूँ, स्किप मत कीजिए, पूरी देखिए, बिकॉज थ्योरेटिकल बातों में सबसे पहले मैं बेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और उसके बाद में बात करूंगा जो भी स्टॉक्स हमने पिक किए उनके पीछे के लॉजिक्स के बारे में। जनरली कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके पीछे का एक लॉजिक हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज वो ब्लाइंड फॉलोइंग हो जाती है। किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक समझना और उसके बाद उसे फॉलो करना एक हमारे डे टू डे लाइफ का एक रूल होना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बढ़ते आगे, और सबसे पहला सवाल है कि फिलहाल हम कहाँ हैं। तो बेयर रन की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मार्केट जब अपने रिसेंट हाई से 20% नीचे आ जाता है तब बेयर रन स्टार्ट हो चुका होता है। तो फिलहाल सेंसेक्स निफ्टी अगर हम देखें तो रिसेंट हाई से 12% नीचे है, जिसका ही मतलब है कि बेयर रन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और वैसे भी रिसेंटली आप देख ही रहे होंगे, बायजूस ने इतने फायर किए, बाकी एडटेक स्टार्टअप ने इतने फायर किए और बाकी स्टार्टअप्स और कंपनीज ने भी फायर करना शुरू कर दिया है। अगर हम मार्केट्स पर ध्यान दें तो कोई भी चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जैसे अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर यूएसए के देखो, इंडिया के देखो, बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह की प्रिंटिंग फेडरल रिजर्व ने की थी 2020 में, उसके बाद इन्फ्लेशन आना ही था सूनर और लेटर, तो थोड़ा लेटर आ गया। आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितने भी डॉलर्स है उसके 18% उतने डॉलर्स 2020 में प्रिंट किए गए, यानी $5 में से $1। अब इसकी वजह से इतना ज़्यादा इनऑर्गेनिक पैसा अगर मार्केट में आता है तो उस टाइम ज़रूरत भी थी थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने की, क्योंकि कोविड के चलते वो भी डर था कि इकोनॉमी दब ना जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन जो छपाई हुई है, प्रिंटिंग हुई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई और उसके जो अंजाम है वो अभी 2022 में भुगतने पड़ रहे हैं यूएस को भी, और इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है तो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को भी। और इन सारी चीज़ों की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है, लोग भी डर रहे हैं, कई सारे लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जबकि आपको एज एन इन्वेस्टर रेडी होना चाहिए इस डिस्काउंट को पाने के लिए। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि डिस्काउंट चाहे डीमार्ट का हो या फिर स्टॉक मार्केट का, आपको हमेशा ग्रैब कर लेना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा विपरीत हो रहा है और लोग भी विपरीत कर रहे हैं। देखो, नेट डेविस की एक रिसर्च है जो 1929 से 2021 तक इतने लंबे अवधि में उन्होंने की है, जिसमें उन्हें पता चला कि ये जो भी 90 साल है उसमें करीब 26 बेयर रन आ चुके हैं, और एक बेयर रन का जो एवरेज अवधि था वो था 289 डेज, यानी 1 साल से भी कम। लेकिन जब जब ये 289 डेज आते हैं लोग घबरा जाते हैं, और ये 289 डेज ही एवरेज ऐसे होते हैं जिसको आपको पिक करना है। अब इस रिसर्च में शॉकिंग बात ये नजर आई कि जो भी बेयर रन्स थे इसके बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल या उससे ऊपर तक का रिवर्स किया, जिसका ही मतलब है कि अभी जो बेयर रन है उसका लो पिछले बेयर रन से ऊपर रहेगा और ये इसी तरह चलता रहता है। जिसका ही मतलब है कि अभी अगर बेयर रन और डीप हो जाता है तो भी वो मार्च 2020 के बेयर रन से डीप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और फिर मार्च 2020 का जो बेयर रन था वो भी 2009 के बेयर रन के नजदीक भी नहीं था। तो इसी तरह ही होता आया है। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी को यहाँ से आगे भी देखते हैं 10-20 साल, तो बहुत स्ट्रांगली वो आगे जाने वाली है, इतना तो पक्का है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें हम अभी इस डिस्काउंट का फायदा उठाने वाले हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं, बस लॉजिक ही समझिए, उसके लिए ही आप वीडियो देखा कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, और आज की इस वीडियो के प्रायोजक है नियोएक्स, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूँ, रहा नहीं जा रहा है। हमेशा ना मार्केट में पंडित आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं जो कहते हैं कि ये ऐसे होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है। तो आपको बता दूं कि देखिए, चीज़ें होने के बाद 10 रीज़न हर कोई बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं कि हाँ ये इसलिए हुआ। होने से पहले अगर कोई बताए तो बात बड़ी है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट देखा नहीं है, मार्केट पंडित देखा नहीं है जिसने लगातार 2 रिसेशन प्रेडिक्ट किए हो। तो ये कोई नहीं कर पाया, तो आप भी करने की कोशिश मत कीजिए। और डीमार्ट कब डिस्काउंट देगा इसमें भी ज़्यादा मत सोचिए, जब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ तो रेगुलरली होता ही है, और जहाँ जहाँ डिस्काउंट होता है जब आता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। कब आएगा इसके चक्कर में मत पड़िए। तो शुरुआत करेंगे सुपरमार्ट से, रिटेल सेगमेंट से, और रिटेल सेगमेंट की हम बात करें और डीमार्ट का नाम ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो डीमार्ट की खास बात मुझे ये लगती है कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटिव एडवांटेज है। कोई भी प्लेयर हो तो बिजनेस में जनरली इन्वेस्टिंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ऐसा बिजनेस ढूंढना जिसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीटिव मोड हो, कंपटीटिव एडवांटेज हो, और अगर मोनोपोली डिओपोली हो तो और भी बेहतर। सेकेंड चीज़, वो डिस्काउंट के टाइम में मिले, सही वैल्यूएशन पर मिले। अब इन सुपरमार्ट्स की हम बात करें, अगर बिजनेस एंगल से हम बात करें तो इनका कंपटीटिव एडवांटेज बहुत सारे इन्होंने क्रिएट किए हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है, और मैंने खुद देखा भी है, कि अगर डीमार्ट कहीं पे आ जाता है तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया में कोई और सुपरमार्ट नहीं आ पाता, आता भी तो कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि उस तरह की जो प्राइसेस प्रोवाइड करती है डीमार्ट वो बाकी लोगों को प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है।
और जैसे चीज़ें ऑनलाइन बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। पिकअप पॉइंट भी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारे ऐड किए हैं। मेरे लिए खास बात यहाँ पर ये लगती है कि फ्यूचर रिटेल फेल हो गया है, बंद हो गया है, तो उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। और अभी कुछ 250-300 इनके आउटलेट्स है, तो मुझे लगता है ये टियर 2 टियर 3 सिटी में और भी एक्सपांशन के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर ये और रीच बढ़ाते अपनी तो बिज़नेस बढ़ाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इनका अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर देखें सुपर मार्ट्स में तो फिलहाल 10% का है डीमार्ट के पास, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और उसे ग्रैब भी बिल्कुल ही कर लेंगे बिकॉज उसी तरह का कम्पिटिटिव एज इनके पास है। अनदर पॉइंट ये है कि रेंटेड और लीज की जगह पर जनरली बिजनेस नहीं करते, ये खरीद लेते हैं जगह और सिटी का जो आउटर एरिया है वहाँ पर जगह खरीद लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर सुपरमार्ट शुरू करते हैं थोड़े टाइम बाद। तो हालांकि स्पीड उतनी तेज़ी से नहीं होती उनकी सुपरमार्ट खुलने की, लेकिन हर सुपरमार्ट बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 5-10 सालों में भी इसी तरह की चीज़ें होती रहेगी। डीमार्ट और सिटीज़ में बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ डीमार्ट्स की ज़रूरत है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कई बार डीमार्ट को मिस करता हूँ, कुछ डिस्काउंट मिले तो आप क्यों ना करेंगे। और उसके जैसा बिजनेस कोई दिख नहीं रहा है मुझे कि जिसको कंपटीशन में थोड़ा सा भी नज़दीक हो। तो आई थिंक कंपटीटिव एज बहुत स्ट्रांग है और फिलहाल जो करेक्शन आया है उसमें प्राइस भी थोड़ी गिर गई है। तो मैंने सोचा चलो डीमार्ट में भी जाके थोड़ा बहुत डिस्काउंट का फ़ायदा ले लेते हैं, शेयर प्राइस में भी थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका भी फ़ायदा ले लेते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि डीमार्ट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हमेशा सेक्टर वाइज कंपेयर करना चाहिए। तो अगर आप इस रिटेल सेगमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। इसका जो लिस्टेड कंपटीटर है सेकंड जिसका नाम है ट्रेंड, उसका भी कुछ इसी तरह का है, बाकी प्लेयर्स का भी कुछ इसी तरह का है। तो जहाँ तक ग्रोथ उस तरह की आ सकती है तो हाई पी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और रिटेल सेगमेंट में वैसे बाकी सेक्टर्स की कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ही पी आपको देखने मिलेगा। तो इसकी शेयर प्राइस अगर 6,000, 8,000, 10,000 भी हो जाए तो इसी तरह के पी आपको देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, और आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक है आपको पहचानना ये कौन सा है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जिसकी मोनोपोली है। अब आप कहेंगे एनबीएफसी तो बहुत सारी है, तो मोनोपोली कैसे? तो हाँ, यहाँ पे मोनोपोली है, यहाँ पे रेगुलर डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं और कुछ 1-2 साल पहले स्टॉक लिस्ट भी हुआ है। तो इसका नाम है IRFC, आपने पहचान ही लिया होगा। बहुत रेगुलर डिविडेंड्स यहाँ पर मिले हैं, बट सबसे बेहतरीन चीज़ किसी एनबीएफसी में या बैंक में ये होती है कि आपका एनपीए कितना है, जितना कम उतना बेटर। यहाँ पर IRFC इंडियन रेलवे को जो भी लोन होता है वो IRFC के जरिए मिलता है। तो IRFC का जो एनपीए है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए भी कि देखो इंडियन रेलवे नहीं दे पाई तो रेलवे मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसा रिटर्न ही करना है उनको, तो डिफॉल्ट के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और IRFC की प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 18% है कंपाउंडेड सालाना, और प्रॉफिट ग्रोथ है 46% कंपाउंडेड सालाना। अब आप देखेंगे यहाँ पर पी रेशो अचानक से बहुत कम है, पिछले वाले में अचानक से बहुत ज़्यादा था। तो सेक्टर टू सेक्टर वो वैरी करता रहता है। ये जो सेक्टर है यहाँ पर उतना ज़्यादा पी नहीं होता, और क्योंकि ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उनमें थोड़ा कम ही रहता है प्राइस टू अर्निंग। तो एक मोनोपोली है जो एक मुझे रीज़न लगता है, क्योंकि कंपटीशन का कोई डर नहीं है। एंड सेकंड चीज़, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चल रही है यहाँ पर बिजनेस में, और एनपीए भी बिल्कुल जीरो है। और मुझे लगता है कि इंडियन रेलवे में काफ़ी कुछ होना बाकी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप देखें तो रेलवे की जो स्पीड है वो आज भी वैसी है जैसी बचपन में जब हम थे तब थी। तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो यहाँ पे पड़ने वाली है, और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा चाहिए तो मेनली उनको लोन ही लेना पड़ेगा, और लोन आएगा IRFC से। सो यही मेरी एक रीजनिंग है। और डिफ़ॉल्ट को कोई खतरा नहीं है, तो टेंशन की भी कोई बात नहीं। और एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है वो है डिविडेंड, क्योंकि मेजॉरिटी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट तो ज़रूर चाहती कि जो भी उनकी कंपनीज है, सरकारी कंपनीज, वो टाइम टू टाइम डिविडेंड पे आउट करती रहे ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहे। और आप जब पब्लिक शेयर होल्डर बनते हो तो गवर्नमेंट तो अपने लिए डिविडेंड लेती है, पब्लिक शेयर होल्डर को भी उसमें मिल ही जाता है। और डिविडेंड के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता, वो यंग है आप, तो आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ग्रोथ स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप यंग है तो, और मैं भी ग्रोथ के लिए ही यहाँ पर बेट कर रहा हूँ। तो सेकंड पीके मेरी IRFC, जिसमें 19 रुपीज़ के लेवल पर मैं एंटर करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आपको हमेशा, अगर जब आप बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसे देखना है, शॉर्ट टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं देखनी है। जैसे कि कई सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, इनके अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देखोगे बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है और कई सारी चीज़ें इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के फेवर में हैं। लेकिन यहाँ से आगे अगर 1-2 सालों की बात करें तो शायद अच्छा हो उनके लिए, लेकिन अगर हम 5-10 सालों की बात करें तो शायद उनके लिए मुश्किलें पैदा होने वाली ज़रूर हैं। वो इसलिए क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ता जा रहा है। कई सारी गाड़ी हम देख रहे हैं, स्कूटी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक आ रही है। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा,
थोड़ी बहुत बैटरियाँ जल रही है, लेकिन देखो चेंज होने में और कंप्लीट चेंज होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज के चलते इन कंपनीज पर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है और जिस तरह का ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उस पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को मुझे कहीं ना कहीं ऐसी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है जहाँ पे इनके रेवेन्यू डबल ट्रिपल या 3 फोल्ड 4 फोल्ड हो। जब भी कोई भी बिजनेस आता है तो मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ दिमाग में कि मैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता हूँ दिमाग में, और फिर सोचता हूँ कि क्या वो डबल हो सकता है, क्या उनका जो बिजनेस है प्रॉफिट फिगर है क्या वो डबल हो सकती है कि अगले 2-3 साल में, क्या उनका जो रेवेन्यू है सेल्स है वो 2-3 टाइम्स बढ़ सकता है क्या। जब आप चीज़ों को इस तरह से देखोगे तो चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर हम जोमेटो की बात करें और अगर हम देखें कि अगर उनको बिजनेस बढ़ाना है, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाते डबल हो सकते हैं तो क्या वो पॉसिबल है क्या, ऑर्डर की जो वैल्यू है वो डबल होना पॉसिबल है क्या। तो ये सारी चीज़ें अगर डबल हो सकती है क्विकली ईजिली तो वहाँ पे पैसा डबल होने के चांसेस है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, सालों में टाइम लगता है और हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बुलिश नहीं हूँ और ना ही उनके शॉर्ट टर्म जो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है उस पर ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद अगले इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मेरे लिए है बैंकिंग और टेक्नोलॉजी। अगर हम इंडिया के फ्यूचर की बात करें तो 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है BFSI, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बैंकिंग सेक्टर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहे हैं और एक सिंगल रीजन जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की तरफ मैं फोकस कर रहा हूँ वो है नियो बैंक्स। रिसेंटली इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं कि आज की डेट में आपको नियो बैंक्स की मदद से कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं और ये ट्रेंड काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो इंटरेस्टिंग नियो बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करें उनमें से ये एक है नियो एक्स। अगर आपको नियो बैंकिंग क्या है डिटेल में पता नहीं है तो उनकी सर्विसेज यूज करके आप आजमा सकते हो कि एग्जैक्टली वो कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरह का डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग से लेकर FD की ओपनिंग तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। और तो जहाँ पर कई सारी बैंक्स मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए बोलती है तो वो यहाँ पर बिल्कुल 0 है। साथ ही नियो एक्स आपको प्रोवाइड करता है 7% पर एनम का बेस्ट इंटरेस्ट रेट जो कि एक्सेप्शनल है। इतना ही नहीं, नियो एक्स की मदद से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी 0 कमीशन पर और 0% फॉरेक्स मार्कअप के साथ आप इंटरनेशनल स्पेंड कर सकते हैं। और नियो एक्स आपका 2-in-1 अकाउंट खोलता है जिसमें सेविंग अकाउंट भी आता है और वेल्थ अकाउंट भी आता है, तो बार बार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है और 100% डिजिटल पेपरलेस एप्लीकेशन है जिसे आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नियो बैंक्स आ गई है, लेकिन इससे बैंक्स को कैसे फायदा होगा? तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कई सारी न्यू बैंक्स क्या कर रही है, घर बैठे बैठे आपके अकाउंट्स खोल रही है जैसे नियो एक्स ने खोले, और यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए इजी भी हो रहा है। बैंक्स का भी खर्चा बच रहा है कि ब्रांच नहीं खोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो एक तो बैंक की कॉस्ट सेविंग हो रही है और दूसरा घर बैठे बैठे अकाउंट खुल रहा है, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जितने भी न्यू बैंक्स इंडिया में हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों जो टाइप है वो फेडरल बैंक से है और ICICI बैंक से, जिसका भी मतलब है कि फेडरल और ICICI बैंक को जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत कम रहेगी और अच्छे खासे अकाउंट्स भी मिलेंगे। तो जिससे क्या है कि कासा रेशो बढ़ेगा। जब भी किसी बैंक का एनालिसिस करते हैं तो कासा रेशो पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कासा रेशो में बताता है कि कितना पैसा बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है। अब देखो कासा रेशो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी एक्विजिशन कॉस्ट कम होती है और ये लगभग बैंक के लिए फ्री का पैसा होता है, कस्टमर का पैसा है फ्री का, तो कासा रेशो जितना ज़्यादा उतना बेहतर। तो टोटल जो भी बैंक्स के पास पैसा उसमें से कितना पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आया है, इससे हम कासा रेशो निकालते हैं। अब मुझे सिंपली ये लगता है कि जिस हिसाब से फेडरल बैंक में अकाउंट खुल रहे हैं तो कासा रेशो बढ़ना तय है। तो बैंक के पास कई सारा पैसा ऐसा आ जाएगा जो बैंक को कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जैसे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन के तौर पर दे रही है और इससे बैंक को फायदा होगा ही होगा। तो ये एक मेरा लॉजिक है और ज़्यादातर न्यू बैंक्स ने फेडरल बैंक के साथ टाइप किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये फ्री में कई सारे बैंक्स को बेनिफिट हो रहा है न्यू बैंक्स की वजह से, और आने वाले टाइम में भी इसी तरह की चीज़ें चलती रहेगी। तो फेडरल बैंक में मैं तब तक बना रहूँगा जब तक कई सारी न्यू बैंक से वहाँ पर फ्री में अकाउंट खुल रहे हैं। जिस दिन इनके टाइप्स टूट जाएंगे तो उस पर मैं ध्यान दूंगा और एग्जिट कर लूँगा। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि एग्जिट कब करनी है, तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ, जब आपको लगे कि किसी बिजनेस का पोटेंशियल खत्म हो गया एग्जिट कर लो। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ देखने की जरूरत नहीं कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो रिवर्स हो गया क्या, नो। अगर डीमार्ट में मुझे जिस दिन लगेगा कि और स्केलिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मार्जिन्स और बढ़ाना पॉसिबल नहीं, उस दिन मैं एग्जिट कर लूँगा। लेकिन जब तक मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्केल कर सकते हैं राइट लेफ्ट सेंटर, तब तक मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो ये था बैंकिंग सेक्टर के बारे में। और ऑफकोर्स फेडरल बैंक की अगर हम पिछले कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वो भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आए हैं। अब बात आती है मेरे फेवरेट टेक्नोलॉजी सेक्टर की। यहाँ पर मेरा शायद बायसनेस हो सकता है, लेकिन ये मेरा फेवरेट सेक्टर है और मेरा मेजॉरिटी पैसा मैं टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि कई सारे जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जैसे कि TCS, वो बहुत ज़्यादा पैसा डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर्स को बांट रहे हैं। और अगर आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करते हैं
तो बहुत कम पैसा बिजनेस में री-इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि एक ग्रोथ इन्वेस्टर के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और टीसीएस में 1 साल नहीं, पिछले 2-3 सालों से यही चल रहा है और यही चीज़ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है। इसीलिए जो बड़ी आईटी कंपनीज है उन्हें मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ फॉर दिस डिस्काउंट पीरियड, और मैं फोकस कर रहा हूँ मिड कैप कंपनीज पर और थोड़ी 1-2 स्मॉल कैप आईटी कंपनीज पर। जहाँ तक आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस की बात है, तो इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनफ्लो बढ़ता ही रहेगा। 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो रुपी काफ़ी तेज़ी से डिफ्रेशिएट हो रहा है और उसका सीधा फायदा इन आईटी कंपनीज को होता है, इनकी मार्जिन्स बढ़ जाती है, क्योंकि बिकॉज इनका वैसा बाहर जाना नहीं है, बाहर से आना है। तो जहाँ पर कई सारी कंपनीज को रुपी डिप्रिसिएशन से नुकसान होता है, वहीं पर इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा हो जाता है। तो आईटी कंपनीज भी उनमें से एक है। तो एक हेजिंग के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसके हेजिंग के तौर पर भी मैं टेक्नोलॉजी कंपनीज को रखता हूँ। और दूसरी बात कि देखो, इंडिया आउटसोर्सिंग मार्केट का हब है। 55% मार्केट शेयर पूरे ग्लोब का आईटी आउटसोर्सिंग का इंडिया के पास है। और मुझे लगता है कि ये मार्केट शेयर सुनो और लेटर कहीं जाने वाला नहीं है। और भी कई सारी कंट्रीज ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दे आर फार अवे। इंडिया के पास बहुत अच्छा टेक टैलेंट है और कोविड ने यहाँ पर मजबूर कर दिया कई सारी कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनलाइन मूव होने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोविड की वजह से जो चीज़ें 5 साल बाद होनी चाहिए थी, वो क्विकली 2-3 साल में हो रही है और इसी वजह से और इन्फ्लो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आउटसोर्सिंग बिजनेस पर भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ और आईटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो कंपनीज है उन पर भी बुलिश हूँ। लेकिन इंडिया में अभी तो कुछ खास टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स है खुद के, वो लिस्ट नहीं हुई है। फ्रेशर्स हुई है तो यूएस में हुई है, उस पर मैं अभी तक एनालिसिस नहीं किया है। लेकिन फिलहाल तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आईटी आउटसोर्सिंग। अगर आईटी में आपको आना है तो आईटी प्रोडक्ट्स के लिए शायद हमें 2-3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो शायद अच्छे आईटी कंपनीज आ सकती है जिनके कोर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो 3 कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जिसमें ऑलरेडी मेरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग भी है। L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, जिनका मर्जर बाय दिस ईयर एंड होने वाला है, और तीसरा हैप्पीएस्ट माइंड्स, मिस्टर अशोक सूता की कंपनी, जो कि फंडामेंटली मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है और अच्छे माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके पास है। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ा रहे हैं और मार्केट में एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए आईटी में मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखा पोर्टफोलियो, कि 1 और 2 पर फोकस करने की बजाय थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखे। और इसीलिए मैंने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में भी इन्वेस्ट किया है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को बहुत डीप में कवर करने वाली 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है इंडिया में, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल फंड। देखो, दोनों फंड्स में एक्सपोजर में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बता दो कि आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है। आप एनालिसिस करो और रीजनिंग के साथ बताओ मुझे, इंटरेस्टिंग रहेगा ये। तो इस तरह से मैंने टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा एक्सपोजर रखा है। इसके अलावा एक और पराग पारिक का फंड है जो यूएस की जो टेक कंपनीज है उनके लिए थोड़ा बहुत एक्सपोजर देता है। और जहाँ तक डिस्काउंट्स की बात है, तो इन सारे आईटी कंपनीज को जिनका मैंने नाम लिया उनकी बात करूँ तो अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आ गया है और मुझे लगा कि यहाँ डिस्काउंट बहुत बेहतर है और सेक्टर भी आपका फेवरेट है, तो चलते इस डायरेक्शन में। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में होने वाली है। तो यहाँ पे फॉरएवर बुलिश की तरह मेरी पोजीशन है। तो ये थे कुछ हमारे डिस्काउंट पिक्स जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अगेन रिपीट करता हूँ कि इसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ब्लाइंडली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कन्वे बाय फिनोवेशंस एक रिकमेंडेशन चैनल है। बस अवेयरनेस की यहाँ पर बातें होती है और ज़्यादातर पैनिक मार्केट में क्रिएट हुआ तो मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस वीडियो आपके लिए बनाया जाए ताकि आपको भी पता चले कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है और ऐसे टाइम में पैनिक होने की बजाय आपको सही इन्वेस्टर बनना है। और डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक रील डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, थोड़ा सरकाज़म था उसमें। और बस जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया में देखो स्टॉक सिलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। बस ज़रूरत है उनको सही टाइम पर पिक करने की और पेशेंस के साथ होल्ड करने की। बस 2 ही चीज़ों में काम फंस रहा है और उन्हीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हज़ारों हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इस वीडियो से मैं कुछ नया करने का सोच रहा था कि वीडियो के एंड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते चलूँ जो आपका नॉलेज और बढ़ाएगी। तो ऐसी चीज़ के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको ऐसे ट्विटर हैंडल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है और काफ़ी कुछ मेरी थिंकिंग को स्ट्रक्चर करने में और आपकी मेंटल मॉडल्स डेवलप करने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, ऐसा मैं कहूँगा। और इनका नाम है शेन पैरिश। इनका ब्लॉग है फरनाम स्ट्रीट। अगर आपको टाइम मिले किसी सैटरडे संडे तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। इनका संडे एक न्यूज़लेटर आता है और माइंड ब्लोइंग न्यूज़लेटर है। ऐसा न्यूज़लेटर शायद ही आपको कहीं पढ़ने मिले। तो बस टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको इन चीज़ों पर जो आपको आपकी लाइफ और आपको और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्टिंग फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक तक और वीडियो के एंड में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में करेंगे बात।